नमस्कार, बीच न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम जी यार। अगले 130 सालों का सफर में भारत में काफी कुछ हुआ। इसी दौरान भारत 1947 में आजाद भी हुआ। आजाद भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना भी किया। सामाजिक और आर्थिक संकट भी समय समय पर आते गए, लेकिन इस दौरान भारत में जनगणना का सिलसिला हर 10 साल में एक बार जारी रहा। हजारों लोग पर्यवेक्षक के तौर पर जनगणना के दूसरे मानकों के अलावा लोगों की नौकरी, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पलायन और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी पहचान को चिन्हित करने देश भर में घर घर जाते रहे। ये एक महत्वाकांक्षी अभ्यास है जिसके जरिए प्रशासकों, नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और जनसंख्याविदों को ढेर सारे आंकड़े मिलता है। ये आंकड़े उन लोगों को लिए भी उपयोगी है जो ये जानना चाहता है कि दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल इन आंकड़ों की बदौलत ही सरकार राज्यों को बजट आवंटित करती है। स्कूल बनाने से लेकर निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करने में इन आंकड़ों की भूमिका अहम होती है। लेकिन पहली बार ऐसा ही एक हर दशक में होने वाली जनगणना देरी हो रही है। जो जनगणना 2021 में होने वाली थी वो अभी तक नहीं हुई है और कब होगी इसको लेकर भी स्पष्टता नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनगणना में देरी के परिणामों को लेकर वो चिंतित है, क्योंकि इससे लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करने और बजट का अनुचित आवंटन जैसी बहुत सारे चीज उत्पन्न होने का खतरा है। गरीबी और असमानता पर लंबे समय से काम करने वाली विकास अर्थशास्त्री प्रोफेसर केपी कन्नन कहते हैं, जनगणना केवल किसी देश में लोगों की संख्या की गिनती नहीं है, ये निम्न स्तर पर निर्णय लेने के लिए जरूरी बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध कराती है। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 की प्रावधानों के तहत कराई जाती है। इसके प्रावधानों में जनगणना करने और उसे जारी करने को लेकर बहुत कुछ मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। 2020 में भारत जनगणना के पहले चरण जिसमें आवास संबंधी आंकड़े एकत्र किया जाता है की तैयारी कर रहा था कि तभी कोरोना महामारी आ गई। जनगणना को स्थगित कर दिया गया क्योंकि देश में लॉकडाउन लग गया था और प्रशासन की दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना था। तब से लगभग 3 साल बाद अधिकांश भारतीयों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुई है और जनजीवन लगभग सामान्य हो चुका है। लेकिन दिसंबर में भारत का नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद को बताया कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके कुछ सप्ताह बाद भारत का रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सीमाओं की यथास्थिति बनाए रखने के समय सीमा इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इस आदेश के बाद जनगणना कम से कम सितंबर 2023 तक नहीं हो पाएगी। विश्लेषकों को इस बात को आशंका भी है कि 2024 के अंत से पहले जनगणना संभव नहीं है, क्योंकि साल के पहले हिस्सों में देश भर में आम चुनाव होगी। दिल्ली स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा कहती है, इस देरी का एक तात्कालिक परिणाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दिख रहा है। इस योजना को तहत सरकार गरीबों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराती है। रितिका खेरा और मेघला मुंगीकर के शोध अध्ययन को हवाला देते हुए प्रोफेसर दीपा सिन्हा कहती है, सरकार अभी भी 2011 की जनगणना को आंकड़े के मुताबिक ये तय कर रही है कि इस योजना से लाभ लेने वाली कौन होंगे। ऐसे में अनुमान है कि करीब 10 करोड़ लोगों इस योजना को दायरे से बाहर हो जाएगी। इन दोनों ने अपने शोध अध्ययन में राज्यों द्वारा जारी जन्म मृत्यु दर और गृह मंत्रालय की जनसंख्या के आकलन का इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर सिन्हा कहती है, बड़े राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश जैसी बड़े राज्यों में कहीं अधिक लोग कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गई है। वैसे कोरोना महामारी के चलते हुए देरी से पहले भी 2021 की जनगणना एक विवादास्पद कवायद बन चुकी थी।
भारत ने कहा था कि वो जनगणना का साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेट करने के लिए जनसंख्या सर्वेक्षण भी करेंगे, लेकिन आलोचकों ने आरोप लगाया था कि एनसीआर एक ऐसी सूची होगी जिससे संदिग्ध नागरिकों को यह साबित करने के लिए कहा जाएगा कि वो भारतीय है। ये आलोचना 2019 में पारित विवादास्पद नागरिकता कानून की पृष्ठभूमि में की जा रही थी। इस कानून विरोधियों का कहना है कि ये कानून देश का 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान नागरिकों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। इस कानून के खिलाफ देश भर में महीना विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। कई विपक्ष और क्षेत्रीय नेता ने मांग की थी कि केंद्र सरकार इस जनगणना में जातिगत जनगणना भी करे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हिंदू वोटों में दरार आ सकता है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और कई जातिगत समूहों से आरक्षण की मांग बढ़ सकती है। कल्याणकारी योजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा जनगणना कई दूसरे आंकड़े भी प्रदान करती है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अपने सैंपल जमा करता है। हालांकि राज्यों और कुछ मंत्रालय अपने स्वयं के सर्वेक्षण करके इस डेटा अंतर को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए बिहार की मौजूदा सरकार जातिगत जनगणना कर रही है, जिससे दूसरे मानकों की जानकारी भी मिलेगी, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक ये केवल बहुत छोटा उपाय है। उदाहरण के लिए 2019 में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बीते 4 दशकों में पहली बार उपभोक्ता खर्च में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद सरकार ने कहा कि वो गुणवत्ता नहीं होने के चलते 2017-18 का एक अहम सर्वे का आंकड़े जारी नहीं कर रही है। पिछले साल अगस्त में एक संसदीय समिति ने देश का सभी आर्थिक उद्योगों को गणना करने वाली भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना जारी करने में हो रही देरी पर सरकार से स्वागत किया था। प्रोफेसर सिन्हा कहती है देश में आंकड़ों को लेकर एक समस्या है। वही प्रोफेसर कन्नन बताता है कि अतीत में भारत ने अन्य विकासशील देशों को जनगणना करने में मदद की थी, जो कि राष्ट्रीय गौरव का विषय था, लेकिन वो आगे कहता है आंकड़े को लेकर प्रतिबद्धता में कमी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 2024 के अनुसार।